ओके जी। लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे और इसमें हमने अपनी कुछ प्रैक्टिस भी की थी कि वर्चुअल मशीन क्या होती है, ये हमने समझा था और हमने इसमें देखा था कि यहाँ पर हमने किस तरह से अपनी कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है और उसमें से कुछ उसकी हमने ऑप्शंस देखी। जैसा कि उसमें हमने एक टास्क परफॉर्म किया था कि वर्चुअल मशीन को हमने आरडीपी किया था और फिर इसको हमने देखा था कि कहीं से भी हम इसको इजीली एक्सेस कर पा रहे थे। तो फिर हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करके देखा था ऑन सिंगल नेटवर्क। और इसी तरह से फिर हमने ये भी देखा था कि पासवर्ड किस तरह से हमने रीसेट करना है। और वहाँ पे हमने ये देखा था कि आप कोई नया यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं और जो आपके पास एग्जिस्टिंग यूज़र है, इन केस उसका कोई पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है या फिर आप भूल जाते हैं पासवर्ड, तो उस केस में आप इजीली वहाँ से अपने वर्चुअल मशीन के यूज़र के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसमें हमने टास्क परफॉर्म करके देखे थे और आज हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं और फर्दर हम इसमें अपनी एक्टिविटीज़ करके देख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर इसका ये डॉक्यूमेंट खोलता हूँ वर्चुअल मशीन का। जैसे कि लास्ट टाइम हमने अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी तो वहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी कि किस तरह से हम अपनी वर्चुअल मशीन बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप इसका ये वर्चुअल मशीन ओवरव्यू वाला डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है। व्हाट डू आई नीड टू थिंक अबाउट बिफोर क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन। तो उससे पहले आपको क्या पता होना ज़रूरी है, यहाँ पे आपको गाइड कर रहा है। द नेम ऑफ योर रिसोर्स, आपने अपनी वर्चुअल मशीन का नेम क्या रखना है। लोकेशन वेयर द रिसोर्स इज स्टोर्ड, कि जो आप वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं वो कौन सी लोकेशन पर आप क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, कौन सी आपके लिए ज़्यादा फिजिबल है। और सेकंड हम इसमें बुलेट इसका डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी लोकेशन पर आप अपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना चाह रहे हैं। साइज ऑफ योर वर्चुअल मशीन, आपकी वर्चुअल मशीन का साइज क्या होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स दैट कैन बी क्रिएटेड, कि कितनी आप मैक्सिमम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्चुअल मशीन रन्स, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रिक्वायर है। तो हमने वहाँ पर ये काफ़ी सारी इसके मार्केट प्लेस में जाकर देखी थी चीज़ें कि कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन्स आपके पास वहाँ पर मौजूद हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, और किस तरह से आपने वहाँ से चूज़ करना है। साइज़ क्या होगा वो हमने देखा था कि कितनी आपको रैम चाहिए, कितने आपको सीपीयू चाहिए है, उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर साइज़ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही वो वहाँ पर आपको चार्ज कर रहा होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वर्चुअल मशीन आफ्टर इट स्टार्ट्स, कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये थोड़ी सी हमने उसमें गो थ्रू की थी। और इसी तरह से रिलेटेड रिसोर्सेज दैट आर वर्चुअल मशीन नीडेड, कि कौन कौन से डिफरेंट उसके साथ रिसोर्सेज आपके अटैच होते हैं। अब वो नीचे आपको उसके डिफरेंट रिसोर्सेज डिस्कस कर रहा है। वर्चुअल मशीन के साथ क्या क्या होता है, आपका वर्चुअल नेटवर्क होता है, हमने देखा था कि वो बाय डिफ़ॉल्ट भी आपका वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रहा होता है, बट आप उसको खुद भी क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के हम अपनी जो अपकमिंग क्लासेस होंगी उसमें देखेंगे, जब हम वी नेट के टॉपिक पर पहुंचेंगे वहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से हमने अपने डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क्स क्रिएट करने हैं और उसमें हमने अपने किस तरह से रिसोर्सेज क्रिएट करने होते हैं। वर्चुअल निक है यहाँ पर आपके पास, एक निक कार्ड, जैसे आपके पास फिजिकल लैपटॉप में फिजिकल सर्वर मशीन में निक कार्ड लगा होता है जिसके थ्रू आप उसको अपने
नेटवर्क का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास निक कार्ड का होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको एक वर्चुअल निक कार्ड मिलता है, वो आपके साथ होता है। यहाँ पर उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस, ये दोनों हमने देखे थे कि प्राइवेट आईपी एड्रेस भी उसको मिल रहा था एक, और पब्लिक आईपी भी मिल रहा था। और पब्लिक आईपी के थ्रू हमने उसको आरडीपी करके देखा था वहाँ पर। एनएसजी में हमने काम किया था, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, और उसमें हमने उसको लिमिट किया था कि वो एक स्पेसिफिक नेटवर्क से ही वर्चुअल मशीन को आरडीपी करने दे या रिमोटली एक्सेस करने दे, उसके अलावा वो उसको एक्सेस करने ना दे। तो वो बाइजिंग एनएसजी आपके पास पॉसिबिलिटी होती है, उसमें आप भी बताते हैं कि कौन सा नेटवर्क आपने अलाउ करवाना है, कौन कौन सी पोर्ट्स आपने अलाउ करवानी है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट तमाम की तमाम पोर्ट्स वहाँ पर ब्लॉक होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क और डाटा डिस्क, ये टू डिफरेंट यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है डिस्क, और दूसरी आपके पास यहाँ पर डाटा डिस्क होती है। मल्टीपल डिस्क जैसे आप अपनी सर्वर मशीन में यूज़ कर रहे होते हैं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग उसमें डिस्क यूज़ करते हैं, और डाटा डिस्क आप मल्टीपल लगाते हैं उसमें, और बाइजिंग रेड उस पर अपने सारे का सारा डाटा जो भी है वो लेकर आ रहे होते हैं। तो फिजिकल सर्वर में हम इस तरह से काम करते हैं, यहाँ पर उसने आपको डाटा डिस्क की ऑप्शंस प्रोवाइड की हुई है, उसके थ्रू आप यहाँ पर अपनी डिफरेंट डाटा डिस्क अटैच कर सकते हैं अपनी किसी भी वर्चुअल मशीन के साथ, एक करें या मल्टीपल करें, और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से वो कह रहा है कि हम आपके पास केसेस में यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंसेस आ जाते हैं, जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाए भी थे। लोकेशन जियोग्राफिकल रीजन्स कौन कौन से हैं यहाँ पर डिफरेंट, लेट्स से अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर प्रॉपर बताएगा कि कौन कौन से डिफरेंट रीजन्स हैं, और क्या प्राइसिंग है पर रीजन। ये पॉसिबिलिटी है कि रीजन वाइज इसकी कॉस्ट थोड़ी सी वेरी करे, कंपैरेटिवली वेरी करती है इन पेनीज, कि अगर किसी रीजन में $1 पर आवर फॉर एग्जांपल आपको चार्ज कर रहा है, तो माइट पॉसिबल दूसरे रीजन में वो आपको 90 पेनी में वही सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो इस तरह से स्लाइटली सा डिफरेंस आपको मिलेगा वहाँ पर। और इसके साथ साथ साइजिंग एंड प्राइसिंग में आप जाएंगे तो आवरली प्राइस इसमें बेसिकली आपको चार्ज होती है जब भी आप उसमें काम कर रहे होते हैं। और इसमें कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है डिस्कस करने वाली। अब एक थोड़ा सा सिनेरियो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा रीजन हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो उसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ पहले। टू डिफरेंट आपके पास यूज़ केसेस होते हैं जब भी आपने कोई भी रीजन चूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी कौन कौन सी यहाँ पर डिफरेंट क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपके पास जो मिली सेकेंड्स में भी डिले है वो भी बेरेबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिर रीजन लेटेंसी, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है azure-speed.com के नाम से। ठीक है, ये मैं ओपन कर रहा हूँ, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा क्लासरूम में, और जो मैंने ओवरव्यू ऑफ वर्चुअल मशीन्स का डॉक्यूमेंट अभी आपको दिखाया इसका लिंक भी आपको यहाँ पर क्लासरूम में मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसने आपको रीजन्स दिए हुए, तमाम रीजन्स जहाँ जहाँ इन्होंने अपने फिजिकल डाटा सेंटर सेटअप किए हुए, डिफरेंट जियोग्राफी में उसने डिवाइड किया हुआ है। एशिया पैसिफिक है, यूरोप है, यूएस है, मिडल ईस्ट है, कनाडा है, साउथ अमेरिका है, इस तरह से अफ्रीका है, और मैक्सिको है। ये डिफरेंट उसने उसको जियोग्राफी में डिवाइड किया हुआ है। और फिर हर
जियोग्राफी में अगर आप देखेंगे मल्टीपल डाटा सेंटर्स है। एशिया पैसिफिक में अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल आ रहा है, ईस्ट आ रहा है, साउथ ईस्ट आ रहा है, इस तरह से सेंट्रल इंडिया आ रहा है, ईस्ट एशिया आ रहा है, जापान ईस्ट आ रहा है, जापान वेस्ट आ रहा है, कोरिया आ रहा है, ठीक है, न्यूजीलैंड है, साउथ इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है और वेस्ट इंडिया है, ठीक है। तो ये मल्टीपल है आपके पास। इसी तरह से आप अगर यहाँ यूरोप के देखें तो वो आपको यूरोप के भी डाटा सेंटर्स दिखा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आप अपने नियरेस्ट रीजन को देखेंगे, कौन सा नियरेस्ट डाटा सेंटर है आपका यहाँ पर, जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपनी जिसमें आप जाकर अपने रिसोर्सेज हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपको यूरोप में या मिडल ईस्ट में जो ज़्यादा सूटेबल है वो रहेंगे या आपके पास नियरेस्ट होंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो कोई स्पेसिफिक डाटा सेंटर, जैसे मैं यहाँ पर यूएई नॉर्थ पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसकी लेटेंसी यहाँ पर बताएगा। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि ये यूएई नॉर्थ है और इसमें इस वक्त कितनी लेटेंसी आ रही है मुझे, 56 मिली सेकेंड्स। तो मेरे लिए ये बहुत सूटेबल है यहाँ पर। इसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि इस तमाम जियोग्राफी में जितने भी आपके पास रीजन डाटा सेंटर्स हैं या रीजन्स हैं, उन तमाम की अगर आपने देखनी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पर उसको एनेबल कर देंगे। जैसे ही आप इसको एनेबल करेंगे यहाँ पर वो आपको तमाम की लेटेंसी दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें कतर सेंट्रल की देखें तो वो कंपैरेटिवली हाई आ रही है यूएई की निस्बत, और इस तरह से इसराइल की देखें तो वो आपको 3 डिजिट्स में लेकर जा रहा है लेटेंसी को, और उसने उसको रेड कर दिया है, ठीक है। तो फर्दर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है कि ये जो टॉप 2 आपके पास रीजन्स हैं इसमें वो परफॉर्मेंस फास्ट दिखा रहा है और इसराइल में आपको स्लो दिखा रहा है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, तो जिस भी रीजन में आपको कम से कम लेटेंसी मिल रही होगी आप इजीली वहाँ पर अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से किसी और हम अगर जियोग्राफी को लेते हैं, लेट्स से मैं यूरोप को कंप्लीट को ले लेता हूँ, तो ये क्या करेगा, मुझे अब यहाँ पर यूरोप के भी जो डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं या रीजन्स हैं वो यहाँ पर ऐड करके दे देगा। तो अगर आप यहाँ पर इसकी जियोग्राफी में देखें तो आपको बता रहा है कि यूएई में रीजन कौन सा है आपका, यूएई नॉर्थ, लोकेशन उसकी क्या है, दुबई है, और उसमें आपके पास परफॉर्मेंस फास्ट आ रही। बाकी तमाम को अगर आप देखेंगे तो वो 3 डिजिट्स में लेकर जा रहा है लेटेंसी को। तो फर्स्ट थिंग ये होगी कि आपने स्पीड को देखना है कहाँ पर आपको फास्ट स्पीड मिली। तो सबसे फास्ट स्पीड हमें इस वक्त दुबई में मिल रही है, तो हम इजीली वहाँ पर अपने रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे। सेकंड इसमें ये है कि हमने ये भी देखना है कि हमारे पास क्या, लेट्स से इसमें हमें फास्ट मिल गई है स्पीड, बट जो सर्विस हम क्रिएट करने जा रहे हैं क्या वो आपको इस रीजन में या इस डाटा सेंटर में अवेलेबल भी है या नहीं है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास ये 2 यूज केसेस होते हैं जिसकी बेस पर हम यहाँ पर अपने रीजन की सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्पीड को देखना है, सेकेंडली हमने क्या देखना है कि वो रिसोर्स जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो यहाँ पर अवेलेबल भी है या नहीं है। या जैसे हमने यहाँ पर अपनी वर्चुअल मशीन बनाई थी लास्ट टाइम, लेट्स से मैं वर्चुअल मशीन्स में आता हूँ और क्रिएट पे आता हूँ, और क्रिएट पे आने के बाद में अज्यूर वर्चुअल मशीन में आ जाता हूँ। तो लेट्स से यहाँ पर अगर आप आएंगे अपने साइज पर तो माइट पॉसिबल जो आपको साइज चाहिए है वो इस रीजन में अवेलेबल ही ना हो। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए DS2V2 जो इसने ग्रेड आउट किया हुआ है यहाँ पर सेकंड नंबर पे, आपको ये साइज चाहिए था यहाँ पर,
बट वो तो इस रीजन में अवेलेबल नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली किसी दूसरे रीजन को चूज करना पड़ेगा जहाँ पे आपको वो इसका साइज मिल जाए या वो रिसोर्स मिल जाए। ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब प्रोडक्शन में हम बैठे हुए काम कर रहे होते हैं, जिसकी बेस पर हमने सिलेक्शन करनी होती है। तो यहाँ पर आके आपने देख लें, बहुत डिटेल है यहाँ पर आपके पास। काफ़ी सारी चीज़ें दे रहा है वो, रीजन टू रीजन लेटेंसी भी अगर आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं वो भी देख सकते हैं। डाउनलोड स्पीड टेस्ट, आप इसको डाउनलोड करके प्रेजेंट कर सकते हैं अपने सीनियर्स के साथ, या उनको ईमेल कर सकते हैं कि सर जी ये चेक करें, आपने हमें जो टास्क दिया था तो हमारे लिए यहाँ पर ये जो रीजन है ये बेहतर है, यहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। आपने अपनी सारी R&D कंप्लीट कर ली है और ये आपके पास इसके लेटेंसी के रिजल्ट्स आए हैं। तो उस बेस पर आप वहाँ पर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है। एक डॉक्यूमेंटेड वर्क भी हो जाता है आपका यहाँ पर सारा का सारा। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस इन्होंने दी हुई हैं जिस बेस पर आप यहाँ पर अपने सारी की सारी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये इसमें एक चीज़ थी कि जब भी आपने कोई भी रिसोर्स बनाना है तो आपने उसमें बीइंग एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह से अपने जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक है। तो आज हम इसमें कुछ फर्दर एक्टिविटीज करते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरी थी, साथ साथ थोड़ी थोड़ी हमारी थ्योरी चलती रहेगी और मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि इसमें अपनी लैब्स परफॉर्म करें। तो लास्ट टाइम हमने क्या काम किया था, हमने जो यहाँ पर हमने वर्चुअल मशीन का नेम दिया था उसी नेम से यहाँ पर उसने हमें एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करके दे दिया था। बट आज हम क्या करते हैं, रिसोर्स ग्रुप अलग से क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं यहीं पर बेशक कर लें, या जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको गाइड किया था कि आप अपना रिसोर्स ग्रुप में चले जाएं, उसकी सर्विस में जाके वहाँ पर भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कोई भी नेम दे देता हूँ। लेट्स से इसको मैं prod -rg का नेम दे देता हूँ। RG स्टैंड फॉर रिसोर्स ग्रुप। एक मीनिंगफुल आपने नेम दे देना है, उससे आपको पता चल जाए कि ये आपका क्या है। या तो आप डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर दे दें, या आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप इसको अपने रीजन वाइज भी दे सकते हैं कि कौन से रीजन में आप अपने ये रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अप टू यू, जो भी आप देना चाहें। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से रीजन चेंज कर लेता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि ये मुझे रिसोर्स बना कर दे, लेट से वेस्ट US 3 में। और आपकी वर्चुअल मशीन का जो भी नेम हो आप यहाँ पर देना चाहें आप दे सकते हैं। लेट्स से मैं इसको वेब IIS सर्वर का नेम दे देता हूँ। ठीक है। ये मैंने इसको नेम दे दिया। फिलहाल हमने इसको नो इंफ्रा रिडंडेंसी पे जाने देना है। और यहाँ से मैं अपना विंडोज सर्वर डाटा सेंटर का इमेज ले लूँगा। और यहाँ पर अब हमने इसको साइज बताना है कि क्या साइज है। ये देखें, जैसे ही मैंने उसको चूज किया वो कह रहा है कि ये वाला साइज अनअवेलेबल है आपके इस रीजन में, जो मैंने ऊपर रीजन चूज किया है वेस्ट US 3 में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जरूरी नहीं है कि तमाम साइजेस आपको आपके उस रीजन में मिले। बट अगर मैं उसको चेंज करके वापस सेंट्रल कनाडा में लेकर जाऊंगा तो वो मुझे इस साइज को अवेलेबल दे देगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर उसको चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल ये एक साइज दे रहा है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, और इसमें भी ये माय गुडनेस प्राइस अनअवेलेबल दे रहा है। लेट्स से मैं इसको वापस कनाडा सेंट्रल, कनाडा सेंट्रल में लेकर आता हूँ। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे पास प्राइसिंग यहाँ शो होनी चाहिए। अभी देखिए कनाडा सेंट्रल में वो कह रहा है कि ये वाला साइज अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
इजीली उसको आकर चेंज कर सकते हैं। लेट्स से वो यहाँ पर आपको एक साइज दे रहा है, स्टैंडर्ड DS1 V2 1 VCPU और 3.5 GB उसमें मेमोरी दे रहा है। इसमें वो आपको बता रहा है पर मंथ कितनी कॉस्ट होगी, $51.10 पर मंथ। ठीक है, तो मैं इसको चूज कर रहा हूँ। यूजर नेम जो भी आप इसमें रखना चाह रहे हैं आप वो रख लें, और जो आप इसका पासवर्ड देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने इसमें पासवर्ड दिया। पोर्ट्स आपने कौन कौन सी अलाउ करनी है, ठीक है। फॉर नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ RDP पोर्ट यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके अब ये एक्सक्यूज मी देखिएगा। सर, जी जी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जो ऊपर साइज है, ये किस चीज का साइज हम्म। आप बता सकते हैं थोड़ा? उसने मेंशन किया हुआ साइज से उसकी क्या मुराद है, कितने CPU चाहिए आपको अपनी इस वर्चुअल मशीन के लिए और हम्म, कितनी मेमोरी चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसके ओके, अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा और इसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्राइसिंग यहाँ पे कोट होगी। ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके, भाई अगर हम यहाँ पर देखें तो वो हमें प्राइस कितनी कोट कर रहा है इसकी, $51.10 पर मंथ। अब लेट से जैसे वो आपको कह रहा है कि आप सेव कर सकते हैं अप टू 49%। कैसे सेव कर सकते हैं, मैं कहता हूँ इसको चेक किया और मैंने इसको आई कंफर्म कर दिया। जैसे ही मैंने इसको आई कंफर्म किया, अब मैं स्क्रॉल अप करके यहाँ पर आता हूँ, अभी इसने चेंज नहीं किया प्राइस को। ये इसकी प्राइस लो करके यहाँ पर दे देता है। अभी तक इसने चेंज नहीं किया, आई डोंट नो भाई ये चेंज नहीं कर रहा। एनीवेज, आज वैसे भी नेट स्लो है क्योंकि एक दफ़ा दिन में ओवरऑल नेट डाउन हुआ था। तो यहाँ पर है ना, ये प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी जैसे ही आप इसको चेक करेंगे और आई कंफर्म कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, डिस्क पर आ जाते हैं, और ये इसकी OS लिस्ट आ गई है। बाकी हमें यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। हम नेटवर्किंग पर आ जाते हैं और वेट करते हैं वो एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क यहाँ पर लेकर आ जाए और पब्लिक IP आपको एक एलोकेट कर दे। तो ये स्लो प्रोसेस हो रहा है, वेट करते हैं हम इसका। माय गुडनेस, इसने कोई भी नेटवर्क नहीं उठाया। अदरवाइज हमें यहाँ पर खुद से नेटवर्क बनाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑटो नेटवर्क नहीं क्रिएट कर रहा है। लेट्स से मैं एक दफ़ा इसको क्लोज करके दोबारा से आता हूँ क्योंकि अभी मैं नेटवर्क क्रिएट करना नहीं चाह रहा हूँ। क्रिएट करते हैं और हमने इसको prod RG का नेम दिया था वही हम दे देते हैं, वर्चुअल मशीन देते हैं। ये नो रिडंडेंसी सर्वर 2022, और यहाँ से चलें इसी को साइज को ले लेते हैं। यूज़र नेम दिया और इसके लिए जो भी हम पासवर्ड रखना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। नहीं, अभी भी चेंज नहीं कर रहा, इट मीन्स हमारा इंटरनेट प्रॉपर नहीं चल रहा है। ओके, चेक करते हैं। नहीं, या मैं ये करता हूँ जो यहाँ पे माई आरजी बना हुआ है उसको ले लेते हैं, वो उसका नेटवर्क उठा ले। एवरीथिंग लुक्स फाइन। मैं भी नहीं उठा रहा हूँ भाई। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इसको अपना कोई नेटवर्क फिलहाल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं अभी स्टेप्स आपको गाइड नहीं करूँगा, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा ये सारे के सारे स्टेप्स। भी मैं बस इसको फिलहाल क्रिएट कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट जो स्कीम दे रहा है उसी में हम जाने देते हैं, और ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट सबनेट इसको हम ओके कर देते हैं। और IP ले लिया, विच इज़ गुड, उसने IP ले लिया ऑटोमेटिकली। और हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर हमने फिलहाल कुछ नहीं करना। ये मैं अगेन चेक कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को गाइड किया था कि आप लोगों ने पब्लिक IP डिलीट करवाना जब आप अपनी इस वर्चुअल मशीन को डिलीट करेंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट है, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं। मॉनिटरिंग में मैं आकर इसको
वो डायग्नोस्टिक को डिसेबल कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। एडवांस में भी हमें कुछ नहीं करना, और रिव्यू प्लस क्रिएट। ये वैलिडेट करेगा एक दफ़ा जो भी हमने यहाँ पर स्टेप्स परफॉर्म किए, उसमें से अगर कोई कंपलसरी स्टेप मिसिंग है तो वो हमें यहाँ पे बता देगा, अदरवाइज वो हमारी तमाम ये सेटिंग्स को वैलिडेट कर देगा। ओके। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि, और इसमें डॉक्यूमेंट में भी दिखाया, आवरली आपको ये चार्ज करता है, तो पर आवर वो यहाँ पर आपको कॉस्ट इसकी दिखा रहा है, 0.1460 पर आवर आपको इसमें चार्ज होगा। ठीक है। वैलिडेशन हमारी पास हो गई है, और हमने क्या करना है, सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे ये यहाँ पर हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। मीनवाइल हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है। अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा हाँ। सिर्फ एक क्वेश्चन ये था कि आपने इसमें टैग नहीं दिया सर। हाँ, वो लास्ट आपको गाइड कर दिया था ना, टैग्स आपने देने, तो इसलिए ना यहाँ पर मैं नहीं दिया टैग। मेरा सवाल ये है कि नंबर, अभी तक मैं जिन 2 नंबर से ट्राई कर चुका हूँ Azure पोर्टल के ऊपर, वो नंबर वैलिडेट नहीं कर रहा। तो ऑल्टरनेट उसका कोई हल है कि किसी तरह वो जो है ट्रायल उसका एक्टिव हो जाए? सर सेम फिर इशू मेरे अल्टरनेट भी आ रहा सर है। मेरे साथ भी यही सेम इशू आ रहा है सर। सर सर मैंने मेरे इस साथ इशू भी। का इस इशू का थोड़ा हल निकाला हुआ है सर। जी जी बताए सोहेल। सर मेरा भी यही मसला आ रहा था, फिर एक ही हल सामने आया है कि सर किसी फॉरेन दूसरे कंट्री का नंबर मैंने दिया है, मतलब कोई रिलेटिव वगैरह हो आपका, कोई पाकिस्तान से बाहर हो, तो दूसरे नंबर कंट्री का नंबर ट्राई कर लें तो उससे रजिस्ट्रेशन करा दे। हाँ, वो बाहर के नंबर से तो हो मैंने भी जाता है जी। सऊदीया का नंबर दिया, सऊदीया के नंबर पे आया कोड, उसी से बना। पाकिस्तान का नंबर नहीं हो रहा था वैलिडेट। लेकिन उसमें सर एक ऑप्शन है, आप मोबाइल से करेंगे तो आपका लोकल नंबर भी वो उस पर वेरिफिकेशन कोड आ जाता है। आप मोबाइल से ट्राई करें, एंड्रॉइड मोबाइल से या किसी भी से आए। सर मेरा पिछले वीक सेम यही था, मोबाइल से आ रहा है, लैपटॉप पे नहीं आ रहा। मेरा भी लैपटॉप पे नहीं आ रहा, सेकंड सर मोबाइल हाँ, मैंने ये तो तो 10 लास्ट लेक्चर में अफजाल ने बताया था ना कि मोबाइल से लॉगिन करके वहां से ट्राई करें। मोबाइल से सर सर मैंने हो तो रहा है। 5 मोबाइलों से ट्राई किया सर, नहीं हो रहा सर। सर मैं भी सर तकरीबन 3 मोबाइल से तो मैं ट्राई कर चुका हूँ सर, मेरा भी नहीं हुआ। सर डिफरेंट नेटवर्क से डिफरेंट मोबाइल से ट्राई कर चुका हूँ, नहीं हो रहा अच्छा, सर। जो जो मैंने R&D की ना सुबह से बैठ के, उसमें वो ये कहता है कि आपके पास अगर आप डिफरेंट मोबाइल्स अपना कोड वगैरह सब कुछ चेक कर लो, अगर वहाँ से वैलिडेट नहीं होता, फिर एक और ऑप्शन ये है कि आप Azure स्पोर्ट के पास जाके अपने वहाँ क्यूरी वो जो है टिकट रेज करें। हाँ, टिकट तो रेस उसके करनी बाद पड़ती। फिर यह है कि वो आपका ना CNIC लेंगे कॉपीज, और उसके बाद वो आपको वहाँ से ऑथेंटिकेशन कराने के बाद फिर वो आपको अलाउ करेंगे, फिर आप क्रिएट कर सकते हो। अब मेरा यही स्टेप रह गया, बाकी तो सारे कर चुका हूँ, उस पर नहीं हुआ। अच्छा, आप लोगों में से कोई स्टूडेंट्स हैं जो भी किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रहे हो? अगर तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, तो उसमें भी आपको जो ये सारी एक्टिविटीज है आप कर सकते हैं। तो उसमें स्टूडेंट रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? मतलब उसका स्टूडेंट का जो यूनिवर्सिटी आईडी, ईमेल आईडी बनानी होती है, यूनिवर्सिटी वो ईमेल आईडी हो। यूनिवर्सिटी ईमेल आईडी। जी जी, यूनिवर्सिटी ओके। ईमेल आईडी आपका चलता है, उस तो पर सर आपको वो। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड भी तो होना चाहिए ना, उसमें वो दिखाता है ना हाँ, वो लिस्ट। मैक्सिमम है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान की रजिस्टर माइक्रोसॉफ्ट में। स्पेशली जैसे कोई यूनिवर्सिटी बनती है माइक्रोसॉफ्ट उसको वैसे ही वहाँ पे रजिस्टर कर देता है। सर क्वेश्चन तो ये है कि किसी हम्म, दूसरी कंट्री का नंबर ट्राई कर ले, मतलब अगर हो जाए तो कोई मसला तो नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं, कोई मसला क्यों होना है। जी बिल्कुल, बस सिर्फ फिलहाल काम चलाना है, शायद दोबारा फिर हो जाए। ये पाकिस्तान का इशू शायद आ रहा हो सर। पाकिस्तान को कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। अभी तो ये जो लास्ट ईयर इन्होंने तंग किया था, जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक, पाकिस्तान से जो भी जाके अपना कोई अकाउंट क्रिएट करता था साथ ही ब्लॉक हो जाता था। अभी इवन भी कि ब्लॉक हो आप रहे हैं। learn.microsoft.com पे जाके अपना वो कोई भी रजिस्ट्रेशन करते थे अपनी, हालांकि वो फ्री है रजिस्ट्रेशन, पाकिस्तान का ईमेल आईडी होता था साथ ही ब्लॉक हो जाता था।
सर सुबह से 2 इवन मेरे के ब्लॉक हो चुके हैं अकाउंट सर। जीमेल ने आपको आईडी बनाने से ब्लॉक कर दिया था, याहू के भी आईडीज बन रहे थे। तो ये हमें तो अब यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। सर इज इट पॉसिबल कि हम अगर वीपीएन कनेक्ट करने के बाद उसके बाद आए और वो ट्राई नहीं, किया जाए? नंबर तो आप पाकिस्तानी देंगे ना। असल हम्म, इशू आता है नंबर आप जब एरिया कोड देते हैं ना, सही है। ठीक है, ठीक वहाँ है। पे इशू आ जाता है, समझे। ओके, एनीवेज ये दोबारा ट्राई करेंगे आप लोग, और जैसे मैंने बताया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ट्राई करें। अगर उनके पास ईमेल आईडी है उस पर वो उसकी वेरिफिकेशन के लिए उसने आपसे ये क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं रिक्वायर करनी। सिंपल आप आईडी देंगे, वहाँ पर आपको ईमेल आएगी, वहाँ से आपने वैलिडेट करना है और वो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ओके। हमारा ये रिसोर्स क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, गो टू रिसोर्स पर आते हैं। और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर उसने हमें पब्लिक आईपी दिया हुआ है, और अगर आप ये देखें ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस आ रहा है। जैसे मैंने कहा था वो हमेशा 4 से स्टार्ट करेगा। पहली जो भी वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी आपके स्पेसिफिक सबनेट में, उसको 4 आईपी मिलेगा। अब नेक्स्ट में वर्चुअल मशीन इसी सबनेट में क्रिएट करूंगा तो वो मुझे आईपी 5 देगा। तो एक सीक्वेंस में यहाँ पे हमें आईपी एड्रेसेस मिल रहे होते हैं। 2 vCPU 16 GB उसने मुझे रैम दी है साइज में। ओके, इसको हम कनेक्ट करते हैं। कॉपी कर लें पब्लिक आईपी एड्रेस और MSTSC करें, और यहाँ पर आप अपना आईपी एड्रेस पेस्ट करें और इसको कनेक्ट कर दें। यूजर नेम देना है आपने, और जो भी आपने पासवर्ड रखा है यहाँ पर वो दे देंगे। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर आपको कनेक्ट करके दे देगा। ओके जी, वेब सर्वर किसने बनाया हुआ विंडोज़ में? जी सर, मैंने बनाया हुआ है। के दीदार ने बनाया हुआ, और दीदार के अलावा यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा मैं। ओके, इशू हम क्या करते हैं यहाँ पर, जब हम एक रिसोर्स क्रिएट करने आते हैं और यहाँ पे जब हम इसके ऑल साइजेस पे आ रहे थे, यहाँ से हम देख लेते हैं इसको। ऑल साइजेस पे आएंगे तो ये आपको तमाम के तमाम साइजेस दिखाएगा, और इसमें अगर आप देखेंगे ये आपको इसमें बता रहा है कौन से साइज में कितने VCPUs मिल रहे हैं आपको, कितनी रैम मिल रही है, मैक्सिमम डाटा डिस्क कितनी आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम IOPS आपको कितने मिलेंगे पर डाटा डिस्क, और लोकल स्टोरेज उसमें आपको कितनी मिल रही है, प्रीमियम उसमें आपके पास अलाउ है या नहीं है, और ये इसका कॉस्ट का आपको यहाँ पर बता रहा है। और इसमें वो टेम्परेरी स्टोरेज क्यों नहीं दिखा रहा, ये चीज़ इन्होंने यहाँ से हटा दी है। टेम्परेरी स्टोरेज क्यों नहीं आ रही यहाँ पर, इसमें नहीं आपको बताता है टेम्परेरी स्टोरेजेस के हवाले से भी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा हमें। अरे, क्या कर दिया इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन को, लोकल टेम्परेरी कोई नहीं। क्या आप लोगों की इसमें जिन्होंने यहाँ से वो चीज़ें हटा दी हैं, पहले यहाँ पे मेंशन होती थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क आपको कितनी मिल रही है और टेम्परेरी स्टोरेज इसमें आपको कितनी मिल रही है। हर साइज में डिफरेंट आपको टेम्परेरी स्टोरेज का साइज मिलता है। किसी में आपको ये 7 GB मिलेगी, किसी में 10 GB, किसी में 15 GB। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको 32 GB टेम्परेरी स्टोरेज दे रहा है। तो टेम्परेरी स्टोरेज में आप डाटा टेम्परेली तो रख सकते हैं। अगर आप अपनी इस मशीन को स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे
तो ये आपकी टेम्परेरी स्टोरेज में जो भी डाटा होगा वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें किसी भी रीज़न से डाटा रख लेते हैं तो आपने माइंड में ये रखना है कि अगर आप अपनी मशीन को स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे या रिस्टार्ट करेंगे तो इसमें से जितना भी डाटा होगा आपका सारे का सारा फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल करना है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे सी में। अब हमने क्या करना है, अपने इस मशीन को वेब सर्वर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर वेब IIS की सर्विसेज इंस्टॉल करना पड़ती हैं। और जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर सी ड्राइव में आपके पास एक inet pub के नाम से एक फोल्डर आता है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो फोल्डर मौजूद नहीं है, तो इसको मैं फ़िलहाल मिनिमाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स में आ जाएंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और फिर नेक्स्ट कर देंगे, अगेन नेक्स्ट। अब यहाँ से आपने वेब IIS को चेक कर देना है। जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो एक नया विज़ार्ड खुल के आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपने सिर्फ सिर्फ ऐड फीचर्स पर क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से आपने कुछ भी चूज़ नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ही जाने दें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट और इंस्टॉल पर आपने क्लिक कर दें। तो अब ये क्या करेगा, इस पर आपके जो फीचर्स हैं वेब सर्वर के वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। एक वे ये है इसका ग्राफिकल, एक है आप पावरशेल के थ्रू कर सकते हैं। सिंपल एक कमांड है, आपने वो रन करनी है तो वो उसमें इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही ये इंस्टॉल होगा यहाँ पर आपको एक फोल्डर डिस्प्ले हो जाएगा inet pub के नाम से। तो क्या ये जो सर्विस आपने वेब सर्विस की है, क्या ये एडी के ऊपर भी हम रोल फीचर इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या ज़रूरी है इसके लिए सेपरेट मशीन होना? कर सकते हैं, लेकिन एडी में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम कभी भी इस किस्म के काम नहीं करते। अगर टेस्टिंग इन्वायरमेंट अगर आपने क्रिएट किया हुआ वहाँ पर आप उसको कर लें, क्योंकि देखिए उसमें ये है एडी पर आपके पास काफ़ी सारे जो यूज़र्स हैं कनेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है ना, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी एडी क्रैश हो जाती फिर आप क्या करेंगे? इसका मतलब है जो आपने डिफरेंट उसमें रोल्स एंड फीचर्स इंस्टॉल किए वो सारे के सारे भी डाउन। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक फीचर या रोल के लिए अलग अलग वहाँ पर अपने सर्वर सेटअप कर रहे होते हैं। क्लियर है पॉइंट? जी सर, क्लियर। ओके, इंस्टॉलेशन हमारी सक्सेसफुली हो गई है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं और वापस हम अगर हम यहाँ पर आकर देखेंगे तो ये देखें इनिट पब के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर आ गया। ठीक है, अब लेट्स से अगर आपने इसको यहाँ पर चेक करना हो तो इसमें आपका वेब IIS सर्विसेज का एक डिफ़ॉल्ट पेज चल पड़ता है जैसे ही आप इसमें ये सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम उसको चेक कर लेते हैं, कन्फर्म एंड कंटिन्यू करते हैं इसको, कंटिन्यू विदाउट दिस डाटा, कन्फर्म एंड स्टार्ट ब्राउजिंग। तो आपने अगर उसको चेक करना हो यहाँ पे सिंपल अगर आप लोकल होस्ट लिख कर एंटर प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पर क्या करेगा, आपका जो टेस्ट पेज है वेब IIS सर्विसेज का रन करके दे देगा। सही है, सिंपल लोकल होस्ट आपने लिखना है ब्राउज़र में और ये आपके सामने रन होकर आ जाएगा। अभी मैंने लोकली तो यहाँ पर रन कर दिया इसको। अगर मैं इसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पर तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका पब्लिक IP लेना है। पब्लिक IP लेने के बाद आप इसको न्यू टैब में पेस्ट करके एंटर प्रेस करें तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पर भी आना चाहिए, बट ये नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? एनी गैस क्या रीज़न हो सकती है कि वो हमारा
लोकल तो दिखा रहा है पेज, बट यहाँ पे हमें नहीं दिखा रहा पेज इन पब्लिक आईपी एड्रेस। सर विंडोज की तो फायरवॉल चेक कर लें। अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकती है रीजन? उसके अलावा मशीन उसका पे राउट के ऊपर वो तो नहीं होगा सर? सिक्योरिटी मशीन पे ग्रुप एचटीटीपी पोर्ट हमने अलाउ नहीं की। एग्जैक्टली। तो होता क्या है, आपको इसके नेटवर्क सेटिंग्स में आकर, जैसे कल हम काम कर रहे थे, हमने इसके नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में आना है, जो कि क्या है, इसकी डिफॉल्ट फायरवॉल होती है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये इसका एनएसई आ गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपने सिर्फ सिर्फ पोर्ट कौन सी अलाउ करवाई है? आरडीपी पोर्ट। तो हमें यहाँ पर इसकी एचटीटीपी पोर्ट भी अलाउ करवानी पड़ेगी, जो कि आपकी वेब की पोर्ट होती है। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस दो होती हैं, वो सिक्योर होती है एस, और जो सिंपल है वो आपकी नॉर्मल होती है। तो हम यहाँ पर क्रिएट पोर्ट रूल में आएंगे, इनबाउंड पोर्ट रूल में आएंगे, सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी सर्विस, यहाँ से आपने आकर चूज कर लेना है एचटीटीपी को। जैसे चूज करेंगे ऑटोमेटिक वो पोर्ट 80 यहाँ पर आपको दिखा देगा। एक्शन क्या होगा इसका? अलाउ। ऑटोमेटिकली वो प्रायोरिटी नंबर दे रहा है इसको। इसको उसने कौन सा दिया था आरडीपी को? 300। इसको वो दे रहा है 310। ठीक है, तो इसी के साथ जाने देते हैं। डिफॉल्ट नेम उसने इसको दे दिया अलाउ एनी एच टी टी पी इनबाउंड, इसी को हम जान देते हैं। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का रख सकते हैं। आप चाहे प्रायोरिटी नंबर चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का दे सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इसको सिंपल ऐड कर देंगे। परफेक्ट है, ऐड हो गया। अब लेट से मैं आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये अब मुझे यहाँ पर मेरा पेज दिखा देगा। तक लगता है इसने कॉन्फ़िगरेशंस नहीं ली ड्यू टू स्लो इंटरनेट। कंट्रोल शिफ्ट आर कर देते हैं हम। सर ये लगता है कि विंडोज पे भी जाके आपको जो है वो फायरवॉल पे भी इनबाउंड अलाउ करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं, उससे कोई ताल्लुक या नहीं है इसका। एक्सप्लोरर बंद करके दोबारा खोलें। ये देखें आ गया ना, वो इंटरनेट स्लो हुआ हुआ है और कोई इशू नहीं है, जिस वजह से है ना ये स्लो वर्किंग हो रही है आज बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज फिर आपकी सी में जो फाइबर है वो कट हुई है, तो उस वजह से है ये स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है। ये देखें, मैंने उसको दोबारा रिफ्रेश किया था तो उसने मुझे ये पेज दे दिया। आपने यहाँ पे जो काम कर दिया ना, ऑटोमेटिकली आपके वहाँ पर फायरवॉल में हो गया वो काम। हमें वहाँ पर जाके अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो भी था हमने इसका डिफ़ॉल्ट पे रन कर लिया। अगर लेट से आप ये चाहते हैं, तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, अगर आप कोई अपना कस्टम पेज यहाँ पे रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हम अपने इनिट पब के फोल्डर में आ जाएंगे, और यहाँ पर www रूट का फोल्डर होता है, उसमें आ जाएंगे। इसमें आपकी ये वो फाइल्स मौजूद है जिसकी मदद से आप इसका ये टेस्ट पेज देख रहे थे। ठीक है, ये वाला जो पेज आ रहा है, रिवाइजिंग दीज फाइल्स आ रहा है। ठीक है, ये फाइल है, और ये इसका इमेज पड़ा हुआ है यहाँ पर, पीएनजी आपको आगे बता रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। चाहे डिलीट कर दें चाहे ना करें, अप टू यू। मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर आप अपनी खुद की एक फाइल बना लेंगे। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए है कि वो अपनी यहाँ पर खुद की एक फाइल बना लेंगे। फाइल नेम और एक्सटेंशन में यहाँ पे शो करवा देता हूँ, और यहाँ पर आप जो भी अपने उस वेब पेज में देना चाह रहे हैं दे सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ वेलकम टू आई टेक
वी आर लर्निंग AZ104 कोर्स। ठीक है, ये मैं इसमें सिर्फ मैंने एक लाइन टाइप की है, सिंपल सी। मैं इसको सेव करवा देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने इसको नेम देना है। मैं इसको नेम क्या दूंगा? index.html। HTML। ठीक है, इसको हम नेम क्या देंगे? index.html। और मैं हिट एंटर करूंगा और ये मुझे कहेगा कि एक्सटेंशन आपकी चेंज हो रही है। यस, हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये इसको उसने वेब पेज में कन्वर्ट कर दिया है। अब लेट से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ आके अपने पेज को। ये देखें, जो हमने वहां पर अपनी उस फाइल में लिखा था वो कंप्लीट यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी अपनी जो क्या कहते हैं कस्टम एप्लीकेशन है वो इस तरह से रन कर सकते हैं। तो आपको आपकी जो डेवलपमेंट टीम है वो देगी फाइल्स, आपने सिंपल इस लोकेशन पर आकर कॉपी कर देनी होती है। उसमें डिफरेंट फोल्डर्स है। मेन आपकी ये फाइल होती है इंडेक्स HTML की होगी। नोड जेएस है तो index.js होगी। ठीक है, और इस तरह से आपके पास जो भी फाइल्स होंगी वो सारी सारी आपने यहाँ पे रख लेनी। मेन फाइल आपकी इंडेक्स वाली होती है, उसके थ्रू आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन चल रही होती है। क्लियर है यहाँ तक? किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। जी सर, क्लियर है। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके ओके। अच्छा, अब हम एक इसमें एक्टिविटी करते हैं जरा हट के। वो ये है कि ये मेरी मशीन है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, पावर पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ से इसको शट डाउन करने लगा हूँ। ठीक है, शट डाउन पे मैंने क्लिक किया और इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ये क्या करेगा, मेरी मशीन यहाँ से शट डाउन कर देगा। ये मशीन मेरी शट डाउन हो गई है। अब हम यहाँ पर वापस आते हैं और अपनी इसको मैं क्रॉस करता हूँ, वर्चुअल मशीन्स पर आए थे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर ये रनिंग गेम दिखा रहा है। पूरे इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम। परफेक्ट है। अच्छा, मैंने उसको वहां से शट डाउन किया। मेरी मशीन का नेम क्या था? वेब आई सर्वर। और यहाँ पर अगर आप इसका स्टेटस आकर देखेंगे वो क्या आपको बता रहा है? स्टॉप्ड। ठीक है, और इसके ऊपर मेरी एक ये यूबंटू की मशीन है, उसके आगे उसने स्टॉप डी एलोकेटेड लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, यही जो सेम मेरी मशीन है जिसको हमने अभी शट डाउन किया था, वो उसने यहाँ पर उसका स्टेटस स्टॉप्ड दिखाया है। मैं क्या करता हूँ, इस पर आता हूँ और इसको मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ मशीन को। यहाँ पर इस स्टार्ट के ऑप्शन है, मैं स्टार्ट पर क्लिक करूंगा। ये भी विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझे मेरी मशीन रन करके दे देगा और यहाँ पर जो स्टेटस है मेरा स्टार्ट आ जाएगा। परफेक्ट है, रनिंग में आ गया। ठीक है, अब मैंने पहले क्या काम किया था, मैंने उस मशीन पर जाकर स्टार्ट पर क्लिक किया, पावर पर क्लिक किया और वहां से मैंने मशीन को शट डाउन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पोर्टल पर रहते हुए इसको मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ से। अब आपकी मशीन स्टॉप हो रही है।
परफेक्ट है, वो स्टॉप होगी। अब स्टेटस यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? स्टॉप्ड डी एलोकेटेड। पहले क्या आ रहा था? स्टॉप्ड। लेट्स से मैं इसको यहाँ से क्रॉस भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी वो मुझे जो मेरा मेन डैशबोर्ड है वर्चुअल मशीन का, उस पर भी वो मुझे स्टॉप डी एलोकेटेड ही दिखाएगा। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखें अब स्टेटस क्या आ रहा है? स्टॉप डी एलोकेटेड। एक आपके पास स्टेटस है स्टॉप, दूसरा है स्टॉप डी एलोकेटेड। दोनों में क्या डिफरेंस है? एनी गेस? वो आपने फिजिकली तो शट डाउन की है शायद इस वजह से। स्टॉप में ये होगा कि सर जो रिसोर्सेज आपने क्रिएट किए हैं वो मशीन में आपको ही होंगे जब तक आप उसको स्टॉप अपने इधर वर्चुअल मशीन से नहीं करते। जब आपने यहाँ से किए, जो आपने रिसोर्सेज यहाँ ऑक्यूपाई किए हैं, वो दोबारा आप रिसोर्स कहीं और यूटिलाइज कर सकते होंगे। सर एक चीज ये हो सकती है कि अब ये मशीन जो है ना वो इस रीजन से डिलोकेट हो गई है, वो कब किसी और में और जगह पे जाके में मिलेगी आपको ये रिसोर्स, मे बी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, बिलाल ने बिल्कुल ठीक इसका आंसर किया है। एक्चुअल में क्या होता है, हम बैकएंड पर किसी ना किसी फिजिकल सर्वर पे अपने ये रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं। मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट की, इसने जो भी रिसोर्सेज आपको पाई किए हैं, चाहे वो इसमें वी सी पी यू था या इसमें रैम थी या जो भी इसमें नेटवर्क कार्ड और बाकी चीज़ें थी, जो भी इसने ऑक्यूपाई किए हुए थे वो किसी न किसी फिजिकल सर्वर पे ऑक्यूपाई किए हुए थे। तो जब आप उस वर्चुअल मशीन में जाके वहां से इसको स्टॉप करते हैं या शट डाउन करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, वो आपके पास जो भी रिसोर्सेज है वो रहते हैं, ऑक्यूपाइड ही रहते हैं। तो इसलिए वो यहाँ पर आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा स्टॉप्ड। ठीक है। और डी एलोकेट में क्या होगा, वो आपके सारे के सारे रिसोर्सेज वहां से एक दफा रिलीज कर देगा। अब आपकी ये मशीन किसी भी फिजिकल हार्डवेयर पर मौजूद नहीं है। सही है। अभी आपकी मशीन कहाँ है? फिजिकल हार्डवेयर तो इसने छोड़ दिया, डी एलोकेट उसने लिखा हुआ है। अब ये कहाँ गई आपकी मशीन? वर्चुअलाइजेशन का किस किस को आइडिया है प्रॉपर? किसी ने पढ़ी हुई है वर्चुअलाइजेशन? सर ये लाइक स्नैपशॉट की तरह। नहीं, स्नैपशॉट इज समथिंग एल्स। राइट सर। यहाँ पे मेरे पास कोई जैसे ये हमने डायग्राम डिस्कस की ये थी सर कैशे वर्चुअलाइजेशन में की। तो नहीं पड़ी होगी इसकी, रोम कैशे में जाके पड़ी है उसकी। मैंने तो कहा वो सर्वर पे है ही नहीं। अब अच्छा, जैसे हमने ये डायग्राम डिस्कस की थी वर्चुअलाइजेशन की, इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, प्रोसेसर है, रैम स्टोरेज है, नेटवर्किंग है। इसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वर्चुअलाइजेशन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरवाइजर। और उसके ऊपर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन करेंगे, उस पर आप अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। जैसे अभी हमने काम किया, हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, उसके ऊपर हमने अपनी वेब एप्लीकेशन रन कर दी। ठीक है। अब उसने बाय यूजिंग दिस हाइपरवाइजर यहाँ पर रिसोर्सेज लिए हुए थे, उसमें से उसको प्रोसेसर भी मिला हुआ था, रैम भी, स्टोरेज भी, नेटवर्किंग भी। मैंने आपको बोला उसने इसको यहाँ से फ्री कर दिया। ठीक है। बहुत सिंपल वे में अगर आपने समझना है, उसमें आप ये कह लें, नॉर्मली क्या होता है, अगर हम अपने फिजिकल मशीन की बात करें, आपके पास कोई लैपटॉप मशीन है, उस पर आपने हार्ड डिस्क के ऊपर अपनी इंस्टॉलेशन कर दी ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है। एक ये है कि आपने कोई भी पोर्टेबल ड्राइव ली, चाहे वो यूएसबी है, उसके ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर दी। अब वो आप उसको इजीली वहां से अनप्लग कर सकते हैं उस लैपटॉप से। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए
एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि उसने जैसे आपने यहाँ से अनप्लग कर दी अपनी वो यूएसबी ड्राइव या पोर्टेबल ड्राइव जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो अब वो हार्डवेयर के साथ तो नहीं है ना मौजूद। तो इसका क्या मतलब है, ये कहीं ना कहीं वहाँ पर किसी दूसरी लोकेशन पर मौजूद है। तो नॉर्मली जो यहाँ पे सिनेरियो चल रहा होता है, लेट्स से अगर मैं आपको पेंट में डायग्राम बना के थोड़ा सा गाइड कर दूं। एक्चुअल में होता क्या है, लेट्स से ये आपका कोई भी डाटा सेंटर है एज्योर का। ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, हो सकता है सब लोगों को समझना है यहाँ पर इसमें एक्चुअल में क्या है, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रैक्स हैं। ठीक है। लिखे हुए हैं उस पे। ओके, हो गया। ये आपके पास यहाँ पर डिफरेंट रैक्स हैं जिसमें आपके सारे सारे सर्वर माउंट है। तो इसको हम यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, ये आपके डिफरेंट वहाँ पे रैक्स चल रहे हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता ये है कि यहाँ पे आपके फिजिकल तमाम सर्वर्स मौजूद है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक स्टोरेज रैक अलग से होता है। सर्वर रैक है एक, यहाँ पे आपके पास स्टोरेज रैक है। और वो क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी आपके पास सर्वर्स लगे हुए हैं वो इनकी लोकल स्टोरेज को कभी भी यूज़ नहीं करता, जो कि हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वर्चुअलाइजेशन का। जिन्होंने पढ़ी हुई, जिन्होंने डिप्लॉयमेंट की हुई, उनको बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि हम कभी भी उसको फिजिकल सर्वर पे अपनी वर्चुअल मशीन की इंस्टॉलेशन करते ही नहीं है। उसमें हम अपने जो आपके पास स्टोरेज है, चाहे आपने वो सेल्फ स्टोरेज वहाँ पे यूज़ करवाई हुई है प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट में, एक्चुअल में यहाँ पर जितने भी आपके पास सर्वर्स होंगे उन सब के जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो कहाँ पे क्रिएट होंगी, जाकर यहाँ पर जो स्टोरेज मौजूद है उस पर। उनकी जो लोकल स्टोरेज है यहाँ पर, उस पर हम कभी भी इसकी इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं। वो आप हमेशा जो भी आपका सेल सर्वर है या स्टोरेज सर्वर है उस पर आप उसकी इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं। तो वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। अब क्या होगा, हमें पता है कि अगर हम उसको स्टॉप कर देते हैं तो इसका मतलब है उसने एलोकेट किए हुए हैं यहाँ पर आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज उस फिजिकल सर्वर मशीन के, जो भी आपकी यहाँ पर सर्वर मशीन मौजूद है। तो इसके आपको जो चार्जेस है वो ज़्यादा पड़ेंगे, चाहे वो स्टॉप है या रनिंग में है। उसने एलोकेट किए हुए रिसोर्सेज, इस वजह से आपको उसके चार्जेस पड़ेंगे ज़्यादा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको डी एलोकेट करवा देते हैं वहाँ पर। जैसे अभी मैंने आपको दोनों केस करके दिखाए हैं कि आप अगर मशीन पे से जाकर उसको स्टॉप करेंगे या शट डाउन करेंगे तो वो आपकी मशीन स्टॉप होगी, रिसोर्सेज उसके पास एलोकेट रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पोर्टल पर आकर वर्चुअल मशीन के डैशबोर्ड में आकर उसको स्टॉप करेंगे तो वो उसको डी एलोकेट करवा देगा यहाँ से। अब इसमें क्या होगा, आपके पास कोई भी हार्डवेयर रिसोर्स नहीं है। ठीक है। यहाँ पर किसी किस्म का आपका कोई हार्डवेयर रिसोर्स नहीं यूज़ हो रहा। सिर्फ सिर्फ क्या यूज़ हो रही है, आपकी यहाँ पर स्टोरेज जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, वो आपकी यहाँ पर मौजूद है डिस्क। वो आपके इस स्पेसिफिक सर्वर पर नहीं है। तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इसके चार्जेस डालेगा, आपको इसके चार्जेस बेयर करना पड़ेंगे। ठीक है।
आपको आपकी ये जो भी यहाँ पे स्टोरेज है सिर्फ से उसके चार्जेस पड़ेंगे। तो आप इस तरह से मज़ीद यहाँ पर अपने जो कॉस्ट है उसकी सेविंग कर सकते हैं। तो ये केस पे डिपेंड करता है कि आप अगर यहाँ पर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए ज़्यादा सूटेबल कौन सा है। क्या आप उसको डी एलोकेट करवा दें? अब वो क्या करेगा? लेट्स से वो डी एलोकेट कर दिया उसने, अभी उसने आपको फॉर एग्जांपल इसमें आपका जी रैक नंबर था 114 और उसमें से उसने सर्वर नंबर 9 पर आपके रिसोर्सेज क्रिएट किए हुए थे। तो अब वो क्या करेगा, जब आपने डी एलोकेट किया अब ये हार्डवेयर फ्री हो गया यहाँ से, और जब आप इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेट्स से मैं अपनी इस मशीन को दोबारा से ऑन करता हूँ, यहाँ पर मैं आया यहाँ पर और अगेन मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। अब इस केस में क्या होगा, ये मैंने स्टार्ट किया, अब ये मेरी मशीन स्टार्ट हो रही है। अब ये मुझे कभी भी उस रैक पर दोबारा से और उस स्पेसिफिक सर्वर पर दोबारा से ये मशीन रन करके नहीं देगा। अब ये हो सकता है इस रैक में से मुझे ये सर्वर नंबर जो भी था इसका 29 नंबर फॉर एग्जांपल, इसमें ये मुझे ये मशीन रन करके दे देता है। ठीक है जी नासिर? सर इसका मतलब है कि मतलब जब भी हम डी एलोकेट करेंगे जहाँ जिस सर्वर पे भी रिसोर्स अवेलेबल होंगे वहां से हमें एक्सेस मतलब मिलेगी उसकी। एग्जैक्टली वो अब आपको यहाँ पर आपकी मशीन रन करके देगा। तो अब सही। इस सर्वर से आपको रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं। ठीक है, राइट सर। बट ये जो इसके आईपी एड्रेसेस वगैरह है ना, ये वो आपके फिक्स ही रहेंगे। जो इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है ये पब्लिक है, ये फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन वो बैकएंड पे वो आपका सर्वर चेंज हो गया, हार्डवेयर चेंज हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है आपके एनवायरनमेंट में? एनी गेस? बिलिंग पे नहीं, बिलिंग पे नहीं होगा। अच्छा, जाहिद ने हैंड अगर रेज किया था। हार्डवेयर जी जाहिद। हार्ड सर जो इस सर पे इससे एप्लीकेशन हमारी हमने इन्वायरमेंट पे नहीं जो फर्क पड़ेगा, एप्लीकेशन लाइक हमने कि हमने इंस्टॉल की हुई है उनका क्या होगा? वो रहेंगी या वो भी डिलीट हो जी जाएंगी? बिल्कुल, बिल्कुल रहेगी आपकी एप्लीकेशन, उसको कुछ नहीं होगा। अभी वही मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ कि हमने क्या किया हुआ था यहाँ पर। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एक दफ़ा। हमने इस पर अपनी एक वेब एप्लीकेशन रन की हुई थी। अब ये मैं दोबारा से इसका आईपी एड्रेस कॉपी करता हूँ, ये सेम है, ये चेंज नहीं हुआ है। ये मैंने जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये आपका स्टैटिक ही रहता है, चेंज नहीं होता। ये देखें चल रही है, इस पर कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ। बट प्रोडक्शन में जब हम ये सारे के सारे डिसीजन कर रहे थे वहाँ पे आपको इम्पेक्ट पड़ता है। क्या इम्पेक्ट हो सकता है? सब बैंडविड्थ का। सर करीब करीब है आप। ये कैसे हो सकता है सर? हमने एक मशीन को स्टॉप कर दिया है, उसके रिसोर्स हमने डी एलोकेट कर दिए हैं, लेकिन हम उसका अगर आईपी लेट्स सपोज हमने उस पे इंजीनिक्स पे जो है ना अपना कोई वेब सर्वर लॉन्च किया हुआ है, डिप्लॉय किया हुआ है, तो हम आईपी देते हैं तो वो हमारी वेबसाइट आ जाती है होस्ट की हुई है, लाइक इंजीनिक्स पे या अपाची पे। तो सर ये कैसे पॉसिबल है कि अभी आपने आईपी सर्च किया है तो वो आगे हमारी जो हमने होस्ट की हुई चीज़ आ गई, लेकिन हमारी मशीन स्टॉप है और वो हमारे रिसोर्सेज डी एलोकेट है उस पे। रिसोर्सेज डी एलोकेट हुए ना, जी स्टोरेज तो नहीं ना डी एलोकेट हुई, जहाँ पर आपकी सारी वो कॉन्फ़िगरेशन सेम है। आपने अच्छा, तो वो फिर सर ऑपरेटिंग कहीं ना सिस्टम कहीं की बैकएंड पे तो वो इंस्टॉलेशन कहाँ रनिंग पे की फॉर्म में हुई है ना? थी? नहीं जी नहीं, एक मिनट मुझे ज़रा बताइएगा। आप अपने जी लैपटॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन कहाँ पे करते हैं? सर लैपटॉप पे उसमें एसएसडी हार्ड में एचएसडी में। हार्ड में करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे कहाँ इंस्टॉल होगी? सर वो हार्ड में होगी डेफिनेटली। कोई भी डाटा आप सेव करेंगे कहाँ सेव होगा? सर हार्ड में ही होगा। हार्ड में होगा। तो ये हार्ड है ले, इसकी, लेकिन सर ये क्वेश्चन ये है इसकी कि मैं हार्ड ये है। समझ रहा हूँ कि मैंने लैपटॉप से हार्ड रिमूव कर दी है,
लाइक के जी उसके रैम और उसको सीपीयू नहीं मिल रहा, मैंने वो हार्ड रिमूव कर दी, तो उसके बाद मैं उसको कैसे एक्सेस मतलब कर सकता हूँ कि जब वो मैंने हार्ड ही रिमूव की हुई है, जस्ट लाइक मेरे पास एक स्टोरेज या एचएचडी वो डिवाइस ही है। हम्म। तो ये उसको दोबारा किसी सर्वर पे रन करके दे रहा है, इसका मतलब है कि आपने एक लैपटॉप से हार्ड निकाल दी, दूसरे लैपटॉप में लगा के वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर लिया। तो सिंपल। उसके लिए सर हमें मशीन ऑन करनी पड़ेगी ना, क्वेश्चन मेरा मेन पॉइंट यही है कि हमने इसको ऑन करके आईपी सर्च किया या वैसे ही किया तो आ गया। ये देखिए मैंने स्टार्ट किया ना, ये वो रनिंग अच्छा अब स्टार्ट आपको किया। दिखा रहा है ना स्टेटस। अच्छा अच्छा सॉरी, बस यही मुझे कंफ्यूजन थी, मुझे लगा कि सर वो स्टॉप फॉर्म में है, हमने आईपी सर्च किया तो वो नहीं, स्टाफ ठीक है फॉर्म सर, में तो ठीक वो हमें कुछ भी नहीं देगा। आपने लैपटॉप शट डाउन कर दिया, आप उसमें से कोई डाटा एक्सेस कर सकते हैं? है, बस सर यही नहीं कर कंफ्यूजन सर थी, वो सकते। ठीक है सर। टेम्परेरी स्टोरेज जो दिखा रहा था वो अब नहीं दिखाएगा। तो उसमें अगर कोई आपका डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, टेम्परेरी स्टोरेज आपकी रहेगी वहां पे। टेम्परेरी जो स्टोरेज है वो होती है, वो आपके उस लोकल सर्वर से दे रहा होता है। जैसे कि हमने काम क्या किया है कि पहले यहाँ पर उसने हमें रन करके दी थी मशीन, तो उसकी जो लोकल स्टोरेज थी उसमें से उसने आपको वो 32 GB दी हुई थी। अब आपकी मशीन यहाँ पे तो नहीं रन हुई ना, इस रैक में से जाके रन हुई है। क्लियर है? जी जी ठीक राइट सर। ठीक। तो अब वो इसके लोकल स्टोरेज में से आपको वो 32 32 GB टेम्परेरी स्टोरेज देगा। क्लियर है? ये थोड़ी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, बट मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल या प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज दे दूं यहाँ पर। अ, अब बात करते हैं, दोबारा वापस आता हूँ मैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। लेट से वो पहले इस रैक में थी, अब इस रैक में से रन हो रही है। जब आप अगर इनका चेक करेंगे ना डॉक्यूमेंटेशन में, आपको पता चलेगा कई कई किलोमीटर्स पर इनके डाटा सेंटर सेटअप है। थाउजेंड्स ऑफ रैक्स वहाँ पर लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको कहाँ पे बनाया है? आपने इसको कनाडा सेंट्रल में बनाया है। कनाडा सेंट्रल में लेट से 10,000 उनके सर्वर रैक लगे हुए हैं। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं वहाँ पे 10,000 क्या है, आपके सर्वर रैक्स लगे हुए हैं जिसमें उनके डिफरेंट सर्वर्स हैं। और एक एक रैक में आपके पास 30 40 50 सर्वर्स लगे हुए होते हैं नॉर्मली। तो सपोज कर लेते हैं हम कि ये रैक नंबर था कोई हंड्रेड्स ऑफ समथिंग और ये था कोई थाउजेंड्स ऑफ समथिंग। ये 1200 1500 या 4,000 समथिंग रैक पर जाकर उसने आपके इस सर्वर को रेडी करके दिया। अब ये पॉसिबिलिटी है, आगे चल के हम ये डिस्कस करेंगे और इसको हम देखेंगे किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं इस इशू को। ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी एक एप्लीकेशन मल्टीपल वर्चुअल मशीन पर भी चल रही हो। ठीक है ना? ये आगे मैं आपको चला के दिखाऊंगा मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स पर। तो जब वो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स पर चल रही है उस केस में क्या होगा? उस केस में आपकी अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशन है जिसमें आप 3 डिजिट मिली सेकेंड में भी जो डिले है वो बेयर नहीं कर सकते, जैसे हमने यहाँ पर उसको टेस्ट किया लेटेंसी पे आके, हमने ये लेटेंसी टेस्ट किया यहाँ पर, ये 2 डिजिट में दिखा रहा है और ये आपको 3 डिजिट में दिखा रहा है। इसमें आपकी उस एप्लीकेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है, आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, अगर आपकी वो एक ही डाटा सेंटर में मल्टीपल वर्चुअल मशीन पे सिंगल एप्लीकेशन चल रही है और उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो आपके उधर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस केस में आप थोड़ा सा यहाँ पर आपको मुहतात रहना पड़ेगा कि आप यहाँ से इसको स्टॉप ना करें। अगर इन केस आपको कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है तो आप उसको यहाँ से स्टॉप ना करें, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई थी यहाँ पर, अभी डिस्कस नहीं की उसमें अवेलेबिलिटी जोन की, और वो बाकी स्किल सेट और एक और है आपके पास ऑप्शन, तो उनकी मदद से हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी। फिर एक और इसमें चीज़ होती है जो कि यहाँ पर यूज़ हो रही होती है, उसकी मदद से आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं कि वो आपका जो भी सर्वर होगा ना, नियरेस्ट होगा सर्वर जिस पर वो आपकी वर्चुअल मशीन को रन करके देगा। ठीक है?
तो ये डिफरेंट आपके पास यूज़ केसेस आ जाते हैं इन प्रोडक्शन। तो उसमें अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, मिली सेकेंड्स में भी जो डिले है वो बेरेबल नहीं होता। तो वहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ता है इन चीज़ों में। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों को? जी सर। ओके गुड कि जी, इसको हम क्लोज करें। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ अपनी इस मशीन को, मैंने लास्ट टाइम आपको डिलीट करना सिखाया था फ्रॉम रिसोर्स ग्रुप, और आज हम इसको यहीं से डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं अपनी मशीन को। और जैसे कि हमने उसको डिफरेंट चेक्स लगाए थे, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। आपने फिर अगर ये अनचेक आ रहा है ऐसे, तो आपने इसको चेक लाजमी करना है, अदरवाइज आपका ये आईपी डिलीट नहीं होगा। नहीं होगा डिलीट तो फिर आपको, अगर 3 आईपी डिलीट हुए तो आपको यहाँ पर कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करने नहीं देगा। ठीक है ना? आपको फिर वो मैनुअली जाके इसके पब्लिक आईपी डिलीट करने पड़ेंगे, देन वो आपको यहाँ पर कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करने देगा, अदरवाइज नहीं करने देगा। ओके, तो इसमें हमने ये एक्टिविटी कर ली। अब हम इसमें एक और काम करते हैं। हम ये सीख लेते हैं अब कि यहाँ पर आपने लिनक्स की मशीन किस तरह से क्रिएट करनी होती है। ओके, लेट्स से मैं इसको नेम देता हूँ टू टेस्ट का। इसी में हम बना लेते हैं ऑटोमेटिकली, वो रिसोर्स ग्रुप ले रहा है, जो आपने नेम दिया उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर हम इसको नो इन्फ्रा कर देते हैं। ये दो ऑप्शन है जिनको हम वहाँ पे फिर यूज़ करते हैं, अवेलेबिलिटी सेट को और अवेलेबिलिटी जोन को, जिसके तो हम उन चीज़ों को फिर कंट्रोल कर रहे होते हैं। आगे चल के हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे और इसकी लैब परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल नो इन्फ्रा पे जाते हैं, और ये आ गया आपका यहाँ से इमेज आप कोई भी ले, लेट्स से मैं लेटेस्ट ले लेता हूँ 24.04। और यहाँ से वो चेक करेगा और इसकी आपको प्राइसिंग बता रहा है। अब जब आप यहाँ पर कोई भी लिनक्स मशीन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको ये ऑथेंटिकेशन टाइप 2 बताता है डिफरेंट। ठीक है, आगे पास टू डिफरेंट ऑथेंटिकेशन टाइप्स होती है। एक क्या है आपके पास यहाँ पर पासवर्ड बेस होती है, और दूसरी आपके पास की बेस होती है। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट ऑथेंटिकेशन टाइप्स होती हैं यहाँ पर आपके पास। विंडोज़ में हमने देखा था कि सिर्फ से उसने आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ऑप्शन दी थी। इट मीन्स के वो आपके पास सिर्फ एक ही ऑथेंटिकेशन टाइप अवेलेबल है कि आप अपना यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे और उसको लॉग इन कर लेंगे। बट यहाँ पर आपके पास 2 डिफरेंट ऑप्शन है। एक वो कह रहा है कि बाय की आप इसको कर सकते हैं, दूसरी आप बाय पासवर्ड कर सकते हैं। दोनों को हम वन बाय वन यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से यहाँ पर हमारे वो काम हो रहे थे। पासवर्ड पे मैं आया तो जैसे विंडोज़ की हमने यहाँ पर वर्चुअल मशीन बनाई थी, उसके लिए उसने हमें यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर किया था। इसी तरह से यहाँ पर वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड का कह रहा है। मैं इसको दे देता हूँ, लेट्स से यही माई एडमिन क्यों नहीं ले रहा है ये, चलो टाइप कर देते हैं हम, और इसको मैं पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने इसको दे दिया। और जो लिनक्स मशीन है उसके लिए आरडीपी तो नहीं हम कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ एसएसएच को करेंगे। ठीक है, तो बेसिक एसएसएच आप इसको वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, और सिंपल मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब ये देखें, इसके लिए वो कितना साइज ले रहा है, 30 GB ले रहा है। विंडोज़ के लिए उसने कितना साइज लिया था, 127 GB। क्यों लिया था, वो ग्राफिकल था। ये इसकी CLI बेस होती है मशीन हमारी लिनक्स की, इसलिए इसका साइज कम है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। होपफुली अब ये ऑटो ले लेगा, परफेक्ट है, इसने ऑटो ले लिया नेटवर्क। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आ गई, उसने पब्लिक आईपी भी ले लिया, और
इसको मैं चेक कर देता हूँ अगेन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और मॉनिटरिंग आ गई, इसको अभी हम फिलहाल डिसेबल कर देते हैं। नेक्स्ट, एडवांस टैक्स। टैक्स देने आप दे दें, बट प्रोटेक्शन में आपने लाजमी टैक्स देने, अभी फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं और हम इसको वैलिडेट होने के बाद क्रिएट कर देंगे। परफेक्ट है, वैलिडेट हो गया, इसको हम क्रिएट करते हैं। परफेक्ट है, हमारा ये रिसोर्स क्रिएट हो गया। अब हम गो टू रिसोर्स में आते हैं। अच्छा, अब हमने इसको कनेक्ट करना है, तो मल्टीपल वेज है यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के लिए। लेट्स से अगर मैं आपको यहाँ पर कनेक्ट में लेकर आता हूँ तो ये आपको गाइड भी करेगा कि किस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि एस एस एच यूजिंग एज्यूर CLI अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू आप कर लें, या नॉर्मली यहाँ पर जो भी आपका CMD है या कमांड प्रॉम्प्ट है उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इसका पब्लिक IP चाहिए, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर CMD ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर अब आपने इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए सिंपल सा वे है, आप SSH लिखेंगे, यहाँ पर आपने SSH लिखना है, और आगे आपने इसका जो भी है यूजर नेम @IP एड्रेस देना होता है। और IP एड्रेस कौन सा, पब्लिक IP एड्रेस, ठीक है। यूजर नेम हमने इसका क्या रखा था, माई एडमिन इसका IP एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया, मैं वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये इसका पब्लिक IP एड्रेस है। अगेन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैंने इसका ये पब्लिक IP एड्रेस कॉपी किया था। तो सिंपल मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी ये मुझसे कहेगा कि अभी इसको श्योर करते हैं। मैं इसको यस करता हूँ, यस टाइप करना है यहाँ पर आपने, और जैसे मैं यहाँ पर यस करूँगा ये मुझसे अब पासवर्ड रिक्वायर कह रहा है कि आप अपने इस यूज़र का जो आपने माई एडमिन यूज़र नेम दिया है इसका यहाँ पर पासवर्ड दें। और जैसे मैं पासवर्ड दूंगा ये मुझे मेरी इस मशीन से कनेक्ट करके मुझे दे देगा। अगर पासवर्ड रॉन्ग होगा तो इसने मुझे कनेक्ट करने नहीं देना। तो ये इसने मुझे यहाँ पर कनेक्ट करके दे दिया है। अब यहाँ पर आपने जो भी कमांड रन करनी है आप कर सकते हैं। जैसे मैं LS करता हूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं होस्ट नेम टाइप करता हूँ तो ये मुझे इस मशीन का नेम बता देगा, ubuntu-test, ठीक है। ये आगे भी नेम आ रहा है इसका, और जो मैंने इसका मशीन का नेम रखा था वो मैंने लेट्स से मैं और भी में आके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे कंप्यूटर नेम क्या बता रहा है इसका, ubuntu-test, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मल्टीपल लोकेशंस पर ये इसका नेम डिस्प्ले हो रहा होता है, आप कहीं से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसने ये आपको बता दिया ubuntu-test है, और जो भी आपने इसमें एक्टिविटी करनी है आप इजीली कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको mkdir टेस्ट करता हूँ, हिट एंटर करता हूँ, और मैं अब LS करूँगा तो ये उसने एक डायरेक्टरी यहाँ पर मुझे क्रिएट करके दे दी है, ठीक है। और लेट्स से मैं इसको यहाँ पर CD करके टेस्ट में आ जाता हूँ। और आपने अगर यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए टच कमांड यूज होती, टच, और आगे आपने जो भी फाइल का नेम देना है, और लेट्स से मैं इसको test.txt का नेम दे देता हूँ। तो उसने मेरी एक फाइल क्रिएट कर दी। मैं LS करूँगा तो ये देखिए अब मेरी एक फाइल आ रही है। इसमें अगर आपने कुछ भी टाइप करना है तो सिंपल आप क्या करते हैं, डिफरेंट एडिटर के थ्रू आप ये वर्किंग कर लेते हैं। लेट्स से मैं इसमें नैनो और आगे में फाइल नेम लिख के एंटर करूँगा तो ये एडिटर ओपन होके मेरे सामने आ गया। और इसमें अब मैं जो भी देना चाह रहा हूँ, लेट्स से मैं इसमें टाइप करता हूँ दिस इज़ माय टेस्ट फाइल। और इसको अगर आपने सेव करना है तो वो नीचे आपको बता रहा है राइट आउट सेव के लिए होता है। उसके लिए जो कैरेट साइन दे रहा है इसका मतलब है कंट्रोल और O
और ये यहाँ पे उसने आपको फाइल नेम टू राइट उसने दे दिया है कि ये फाइल नेम है। यस, यही फाइल नेम है हमारा। हम सिंपल एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद कंट्रोल एक्स से एग्जिट हो जाएगा, ये हम बाहर आ गए। ठीक है। और अब अगर मैंने देखना हो कि मैंने अपनी इस फाइल में क्या टेक्स्ट लिखा है, तो उसके लिए कैट कमांड यूज होती है। कैट देंगे और आगे आप टेस्ट डॉट टी दे देंगे और हिट एंटर करेंगे तो ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। तो हमने ये एक फाइल यहाँ पर क्रिएट की और उसको सेव किया और उसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट यहाँ पर दे दिया। और एक तो ये है कि ये नॉर्मल वे है कि आप CMD में आए और वहाँ से कर देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें SSH की जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल होती है, इसलिए हमें इसने यहाँ पर करके दे दिया। और जो मेरा रिकमेंडेड है वो ये है मोबा एक्सट्रम। ये एक सिक्योर टूल है मोबा एक्सट्रम। ये आप लोग गूगल से डाउनलोड कर लें और वो अपने पास इंस्टॉल कर लें। मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि इसके थ्रू आप लोग कनेक्ट करें, ये आपका थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है वे। इसको एक्सेस करने के लिए मल्टीपल पर्पसेस के लिए आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। टॉप पे इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की। लेट्स से आप अगर सेशन पर क्लिक करें तो मल्टीपल आपको ये दिखा रहा है कि कौन कौन से सेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। SSH है, टेलनेट है, RSH है, XDMCP है, RDPA, VNC, FTP, ये डिफरेंट वो आपको कैटेगरीज दे रहा है जो कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या करना है, SSH करना है। उसके लिए मैं SSH पर क्लिक करूँगा, रिमोट होस्ट, यहाँ पर आपका IP एड्रेस आ जाएगा। ये देखिए नीचे आपको गाइड भी कर रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया नीचे वो आपको बता रहा है SSH सर्वर नेम और IP एड्रेस। तो यहाँ पर आपने उसका IP एड्रेस दे देना है और आगे वो कह रहा है स्पेसिफाई यूज़र नेम। यूज़र नेम स्पेसिफाई करने के लिए आप इसको चेक करेंगे, फिर वो आपको अलाउ करेगा कि आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम दे दें। अगर आपने ये चेक नहीं किया होगा तो वो यहाँ पे आपको टाइप करने नहीं देगा। तो आप जैसे इसको चेक करेंगे यहाँ पर अब आप टाइप कर सकते हैं। इसको टाइप करें, ओके कर दें यहाँ से, और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये यहाँ पर इसको कनेक्ट करेगा। अभी ये देखें आपसे पासवर्ड रिक्वायर कर रहा है यहाँ पर, तो मुझे इसका पासवर्ड प्रोवाइड करना है और मैं जैसे ही यहाँ पर इसका पासवर्ड दे के एंटर प्रेस करूँगा वो अब यहाँ से पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव योर पासवर्ड। मैं कह देता हूँ नो, सेव नहीं करना। सेव करवाना चाह रहे हैं आप करवा दें, तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको लॉगिन करेंगे यहाँ पर तो वो आपसे पासवर्ड रिक्वायर नहीं करेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पर लेकर आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारी सारी डिटेल आपको दिखा रहा है कि ये आपका यूज़र नेम है, ये आपका IP एड्रेस है और आपका एक SSH सेशन यहाँ पर उसने एस्टेब्लिश किया है। बाकी डिटेल ये आ रही है नीचे, आपको वो ये थोड़ी सी डिटेल्स दिखा रहा है इसमें। अगर आप देखें इसका प्राइवेट IP एड्रेस भी वो आपको शो करवा रहा है। तो ये सारी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लेट्स से मैं अगर अब यहाँ पे LS करता हूँ, मैंने कुछ एक्टिविटीज़ की थी अभी। जैसे मैंने CMD में उसको एक्सेस किया था अपने Ubuntu मशीन को, तो वहाँ पे मैंने कुछ एक्टिविटीज़ की थी। एक मैंने फोल्डर बनाया था तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। तो CD टेस्ट करें और इसको अगर आप LS करें तो यहाँ पर आपकी फाइल भी मौजूद है। और अगर आप इसको कैट करके चेक करना चाहें तो ये देखें उसमें जो भी आपने डाटा सेव किया था वो भी आपको दिखा रहा है। ठीक है। तो मल्टीपल वेज हैं काम करने के। कुछ लोग पुटी को भी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। पुटी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। लेट मी चेक, अगर मेरे पास यहाँ पे पुटी है, होपफुली होगा। तो पुटी तो बहुत पुरानी चीज हो गई है, बहुत मुश्किल है। जी हाँ, पुटी पुरानी हो गई है वो, बट अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। काफ़ी सारे लोग उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं काम करने में। तो यहाँ पे लेकिन आपके पास इसमें पुटी है। ज्यादा कंफर्ट है, ये पूरा आपका जितनी भी आपने वर्क किया उसकी पूरी एक हिस्ट्री वर्ड फाइल में भी बना देता है जब एंड करते हैं आप। हाँ, ये वो बहुत वो जबरदस्त है। वो जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें फंक्शंस हैं डिफरेंट। आप फोल्डर्स क्रिएट कर बहुत लें, अच्छा उसके है। अंदर अपने ये मशीन्स ज्यादा को अच्छा मैनेज कर लें। ठीक है ना। और जिस तरह भी है। आप लेके चलें, मल्टीपल यहाँ पे आप सेशंस ओपन कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको
डिफिकल्टी आती है, मल्टीपल हाँ, आपके पास इसमें विंडोज खुल मल्टीपल कर जाती, इसमें टैब्स आ मल्टीपल जाते हैं कर आपके सकते पास। हैं और वो लाइफ टाइम आप सेव भी कर सकते हैं, इवन ये कि आप पासवर्ड एग्जैक्टली भी सेव कर सकते हैं इसमें। सर एग्जैक्टली फाइल वो मैंने ट्रांसफर नो भी कर कर दिया था, पासवर्ड नहीं सेव किया नहीं, फाइल ट्रांसफर का दूसरा टूल है वो, फाइल जिला। था। फाइल जिला सर नहीं, इसमें इसमें भी ऑप्शन है, इसमें भी FTP आ रहा है ना आपके पास, FTP SFTP सारे दे रहा है इसमें आपको, सिंपल फाइल का भी है, WSL भी हाँ, है, सारे हैं इसमें। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चीज है ये। जी, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये आप यूज़ करें, एक ही एप्लीकेशन पे रहते हुए या प्लेटफॉर्म पे रहते हुए आप मल्टीपल यहाँ पे काम कर सकते हैं easily। जी, ये ज्यादा अच्छा है, मैं तो ये यूज करता हूँ वैसे। सही है, गुड है। ये क्रैक्ड वर्जन है ना, ये आपने परचेज किया हुआ? ये मैं फ्री वर्जन इसका यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा? अच्छा, जी वो गूगल करें आपको मिल जाएगा फ्री, बहुत छोटी सी यूटिलिटी है। हाँ जी, नहीं नहीं मैंने चंद MB की है ये, डाउनलोड करके आप इसको यूज़ करें। नहीं मैंने डाउनलोडिंग भी लगा दी है। सही है, गुड है। तो अ, इस तरह से आप इसको यहाँ पर इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया काम हमारा बाइजिंग, बल्कि इसको मैं यहाँ से एग्जिट भी कर देता हूँ, यस करें। अच्छा, ये तो काम हो गया बाइजिंग पासवर्ड। अब अगर हमने बाइजिंग की करना है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अब मैं इसको साथ में डिलीट भी कर देता हूँ मशीन को, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये डिलीट हो रही है, मैं वापस आता हूँ और अ, अब हम इसमें अपनी दूसरी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर, अगेन मैं रिसोर्स ग्रुप नहीं दे रहा हूँ, U12VM में इसको नेम दे देता हूँ, ठीक है। और अगेन मैं इसको नो इंफ्रा कर देता हूँ, U12 ले लेंगे, ठीक है। और मैं इसको अब लेकर जा रहा हूँ बाइजिंग SSH की। अच्छा, अब बाइजिंग की जब हम इसमें काम करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, 2 डिफरेंट कीज इसकी जनरेट होती है, एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक की आपकी माइक्रोसॉफ्ट के पास रहेगी और प्राइवेट की जो है वो डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर वो यूज़र नेम कह रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट वो एज्यूर यूज़र देता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, जो भी आपने अपना यूज़र नेम देना है आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको चेंज कर दिया, माई एडमिन कर दिया। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो सोर्स होगा की का वो कौन सा होगा, वो जनरेट न्यू की पे आप करना चाह रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी है कि आप वो यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर तो आपके पास ऑलरेडी है तो यूज़ एग्जिस्टिंग पब्लिक की पर आ जाएंगे, और अगर आपके पास नहीं है फिर आपको ऑटोमेटिकली इसमें जनरेट न्यू की पेयर पर जाना पड़ेगा, ठीक है। और 2 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ED25519, ये ज़्यादा सिक्योर है, ये लेंथी की होती है, 128 बिट लॉन्ग वो आपको बता रहा है, और 256 बिट लॉन्ग, और इसमें जो सिक्योरिटी की है उसकी वो आपको बता रहा है कि 3072 बिट्स लॉन्ग वो क्रिएट करता है इसमें, सॉरी RSS में। तो RSS में क्या है, आपकी 128 बिट और 256 बिट होती है, और इसमें नहीं, सॉरी, EDR में आपके पास ये तो होती है, और RSA में क्या होती है, आपके पास 3072 बिट्स लॉन्ग होती है, ठीक है। तो हमेशा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग काम कर रहे हैं, मैंने तो काफ़ी किया हुआ है, तो इसमें जितना ज़्यादा आपका लेंथी कोड होता जाएगा उतना वो अनसिक्योर होता जाएगा, जितना आपका शॉर्टर कोड होगा उतना ज़्यादा वो सिक्योर होगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपका जो है ये ज़्यादा सिक्योर है, ये अभी कंपैरेटिवली कम सिक्योर है, लेकिन अभी तक मार्केट में ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये नया आया है, इतना अरसा नहीं हुआ इसको हम मार्केट में चलते हुए। तो हम क्या करते हैं, इसको RSA के साथ ही जाने देते हैं, की पेयर का नेम
क्या होगा, वो ubuntu अंडरस्कोर की दे रहा है, हाइफन की कर देते हैं हम इसको। जो आप अपनी मर्जी का देना चाह रहे हैं आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से उसको उठाया है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे नेम आ रहा था उसने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसको नेम उठाया, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और रिपोर्ट आपको कौन सी चाहिए, 22 चाहिए, परफेक्ट है, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट, शुक्र है ऑटो उठा ली इसने चीज़ें, इसको हम चेक कर देते हैं। नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, डिसेबल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और रिव्यू प्लस क्रिएट। और जैसे ही मैं हमारे रिसोर्स क्रिएशन में जाएगा वो आपको आपकी की डाउनलोड करने का बोलेगा। परफेक्ट है, वैलिडेट हो गया, इसको हम क्रिएट करते हैं। और जैसे ही अब ये क्रिएशन में जाएगा, ये देखें वो क्या कह रहा है, डाउनलोड करें की पेयर को। कौन सी की को डाउनलोड करेगा अब वो, डाउनलोड प्राइवेट की एंड क्रिएट रिसोर्स। अगर आप इसको डाउनलोड नहीं करेंगे तो वो उसको आपको क्रिएट करने नहीं देगा रिसोर्स। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मेरी प्राइवेट की डाउनलोड करके मेरी इस मशीन पर ले आएगा। ये देखें, ये डाउनलोड होके आ गई मेरे पास। और अब ये मेरे इस रिसोर्स को क्रिएशन में लेके जाएगा। अब ये मेरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। परफेक्ट हो गया, हमारा रिसोर्स क्रिएट हो गया। अब हम देन गो टू रिसोर्स में आते हैं और लेट्स से मैं यहाँ पर इसमें कनेक्ट में आता हूँ। अब मैंने इसको कनेक्ट करना है इस मशीन को, तो उसके लिए मुझे अगेन पब्लिक आईपी चाहिए इसका। तो मुझे अब क्या करना है, यहाँ पर CMD को लेट्स से मैं दोबारा ओपन करता हूँ, दोनों में मैं आपको इसको यूज़ करना सिखा देता हूँ। अब पहले हमने क्या किया था, SSH, और आगे आपने क्या किया था, यूज़र नेम @ उसका पब्लिक आईपी। बट अब तो हमारे पास यूज़र नेम है ही नहीं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर की को यूज़ किया है। तो की के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -i, और आगे यहाँ पर आपको की पेयर नेम देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसका पब्लिक आईपी देना है। ठीक है, हमने अपनी वो की डाउनलोड की, वो डाउनलोड होकर आपकी की कहाँ पर आई है, डाउनलोड्स में। तो सीधी मैं डाउनलोड्स पे आ जाता हूँ, यहाँ पर मेरी वो की मौजूद है। ठीक है, और हमने वो जो की का नेम दिया था वो हमने क्या दिया था, लेट्स से मैं अगर यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में दिखाऊं, ubuntu-key.pem। ठीक है, तो हमने SSH करना है, -i, और यहाँ पे आपकी की आ जाएगी ubuntu-key.pem। मैंने पूरा नेम नहीं दिया, मैंने यू भी लिखा और टैब प्रेस कर दिया अपने कीबोर्ड से। उसमें उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली आपकी वो की को उठा लिया। उसके बाद हमारा यूज़र नेम क्या था, myadmin @ और IP एड्रेस क्या है हमारा, ये है। ठीक है, अब हम इसको हिट एंटर करेंगे तो ये देखें, अब वो यहाँ से आपसे अगेन कंफर्म करवा रहा है, आप यस करेंगे तो ये आपको इसमें लॉगिन करके दे देगा। ठीक है, ये लॉगिन होके हम यहाँ पर आ गए। ls करें, कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, mkdir, और फिर आप जो भी ubuntu के नाम से मैं इसमें एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। मैं ls करूँगा तो ये मुझे मेरी डायरेक्टरी दिखा देगा। पोस्ट नेम करेंगे तो आपका ये सारा दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका उसने नेम दे दिया मशीन का जो वहाँ पर आपने क्रिएट की। ये तो है, आपने इसको जब CLI के थ्रू करना है। और इसी तरह से मैं आपको अगेन मोबाइल एक्सट्रीम को हम ओपन करते हैं, यहाँ से भी इसको कनेक्ट करना सिखा देता हूँ। तो सिंपली आप सेशंस पर आएँ
SSH पर आए, होस्ट नेम या IP एड्रेस आपने यहाँ पर दे देना है, और आपका यूज़र नेम क्या है, माई एडमिन। और अब हमने इसको यहाँ पर की प्रोवाइड करनी है। इसके लिए यहाँ पर उसने आपको ऑप्शन दी हुई है एडवांस्ड SSH सेटिंग्स, इस पर आएंगे तो यहाँ पर ये रहा, ये आपको ऑप्शन दे रहा है यूज़ प्राइवेट की। इसको आपने चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ ब्राउज पर क्लिक करना है, और आपने उसको दिस PC में आकर, बल्कि मैं यहाँ से देखूँ ड्रॉप डाउन में विंडो डाउनलोड्स होगा, ये रहा डाउनलोड्स, और इसमें हमारे पास ये की मौजूद है। हम अपनी इस की को ले लेंगे, ठीक है। पाथ दे दिया हमने इसको, की इसमें ऐड हो गई है। अब हम इसको करते हैं ओके। जैसे ही ओके करेंगे ये आपको यहाँ पर कनेक्ट करके दे देगा, ठीक है, क्लियर है। अब मैं ls करता हूँ तो यूबंटू का हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था, वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। होस्ट नेम करेंगे तो वो आपको इसका नेम दिखा देगा। क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से कोई? सर क्वेश्चन ये मेरा है कि हम जब मशीन क्रिएट कर रहे थे तो वो एक ब्लू से टूल टिप लिखी हुई आती है कि ये नॉट फॉर सुटेबल फॉर ARM। तो इससे क्या मुराद है? ARM की जो फाइल होती है वो तो एप्पल के लिए होती है ना, तो क्या एप्पल पे कनेक्टिविटी नहीं होगी इसकी? कौन सी वाली ऑप्शन मुझे वहां पे दिखाए, फिर मैं आपको बताता हूँ। वो हम यहाँ पे आगे न्यू क्रिएट कोई मशीन करें आप तो नॉट सपोर्टेड, जो जी ARM जी मैं यहाँ पे आ लिखा रहा हुआ हूँ। आएगा। हाँ, यहाँ पे करें आप, कोई भी विंडोज की या किसी भी की भी करते हैं ना हम, जैसे लिनक्स करते हैं विंडोज। ये वाला कह रहे हैं आर्किटेक्चर टाइप। नहीं नहीं, ब्लू कलर से लिखा हुआ आता है, जैसे ये लिखा हुआ है ना सी ऑल सीरीज वगैरह, तो इसी तरीके से एक टिप लिखी हुई आती है। ये चाहे एक मिनट में इसको चेंज करूँ। कोई भी, हाँ, जैसे ये आ रहा है ना हाइबरनेट लिखा हुआ, इसी तरीके से आता है एक लिखा हुआ लेट्स से मैंने कोई पिक कर ARM के लिया। लिए। ये आ गया ARM64 इज नॉट कोई सपोर्टेड ये इसका विद बता द रहा है। selected। तो ये, हाँ, ये ARM अगर हम अभी जो ये अगर हम करेंगे X64 तो ये विंडोज पे चलेगा, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट पे चलेगा, एप्पल पे नहीं नहीं चलेगा। नहीं 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 या ये ARM ये सपोर्टेड ARM फाइल तो एप्पल की होती है ना? एप्पल की भी होती है। एक्चुअल में ये क्या होती है, ये जो आपके डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ये आर्किटेक्चर लेवल पे बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरी आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट ये थी कि डिवाइसेस हो शायद सकती ARM। हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी एप्पल हो, आपकी कोई जैसे आजकल आपकी जो क्रोम बुक्स वगैरह आ रही हैं, जी 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 जी। ठीक है ना, ये क्योंकि उसका भी जो आर्किटेक्चर है वो हाँ, ARM है। क्योंकि मेरे पास जो मैकबुक है ना, मैंने उसमें वर्चुअलाइजेशन का एक सॉफ्टवेयर डाला था, हम्म तो उसमें ARM बेस की जब मैं इंस्टॉलेशन करता था तो वो रन होती थी एप्पल पे, और वैसे अगर हम्म करता था तो नहीं हम्म। रन होती थी, वो करप्ट हो जाती थी, हाँ जी, इसलिए मैंने वो क्या पूछा। होता है कि वो आप उसके आर्किटेक्चर को थोड़ा सा ना चेंज करते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, जितनी भी आपकी पोर्टेबल डिवाइसेस वगैरह होती है ना, उसका होता है आर्किटेक्चर ARM, चाहे वो आपकी एंड्रॉयड ठीक डिवाइसेस है, हैं या क्रोम बुक वगैरह, उस किस्म का, सही, ठीक है, ठीक है। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। किसी और ने कोई और चीज़ नोटिस की हो, क्वेश्चन करना चाह रहे हो? अच्छा सर, ये पूछना था जो इसमें उन्होंने नेटवर्क दिया है, जो IP एड्रेस का, वो एक ही हम्म। होगा सेम, उसमें मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब उसी में सब रेटिंग करके या जो DHCP के थ्रू अगर एलोकेट करता है तो एक ही ये चेंज सेम हो जाता नेटवर्क है। में। अच्छा, वो मतलब उसमें पॉसिबिलिटी है कि इन केस अगर आप कोई और नेटवर्क इसमें थ्रू करना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल ठीक पॉसिबिलिटी है। हम आगे चल के ना अपने नेटवर्क डिजाइन करेंगे, उसमें फिर हम करेंगे, आप जो मर्जी IP स्कीम देना चाहें दे सकते हैं। ठीक इवन के ठीक। आपकी मशीन चल रही है यहाँ पर, आप इसका भी नेटवर्क चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें।
तो मतलब दोनों ऑप्शन है, मैनुअली भी, स्टैटिक भी और डायनामिक भी, डीएचसीपी के थ्रू भी कर सकते हैं इसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप अपने यहाँ पर फिजिकल मशीन पे इसका आके आईपी चेंज कर सकते हैं, तो स्टैटिक राइट कर दें आईपी को, ठीक है ना। इसी तरह से आप इसका भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके नेटवर्क सेटिंग्स में आना है, अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसका जो है इंटरफेस कार्ड ये आ रहा होता है, इसमें चले जाएंगे और यहाँ से जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। बट अभी मैं ये आप लोगों को चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि बाकी है ना सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपका चेंज हो जाता है, ये सबनेट के ऑप्शन दे रहा है ना आपको, राइट सर। हाँ, तो चलती हुई यहाँ मशीन से में आप चेंज इसको हो चेंज जाएगा कर, ये। जी बिल्कुल हो जाएगा। जी, और लेकिन सर अगर हम इसका जी लगाएं, जो नेटवर्क जो उसने असाइन किया है, मतलब वो वही रहेगा जो मशीन, मतलब जो ने मतलब उसको असाइन कर दिया है, या वो नेटवर्क भी चेंज कर सकते हैं हम, लाइक उसने 10 के कर दिया सकते नेटवर्क? अच्छा ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सब हो जाता है चेंज। राइट। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो जाती हैं। और ये इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं, जैसे ये आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर लर्न मोर पर आप पाएंगे तो आप वो चीज़ें सारी सारी देख सकते हैं फर्दर। बट ये मैं करके नहीं सर दिखा रहा हूँ, बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ अच्छा पर। अच्छा सर, ये अगर जैसे हमने कोई हार्ड ड्राइव लगाई हुई है और हमें बढ़ाना है, तो हम कोई नई हार्ड ड्राइव चलती हुई मशीन में इसका जी लगा सकते हैं जैसे इसमें? हाँ, इसमें एसएसडीज लग सकती हैं, वो अभी हमने करनी है लैब उसकी, कि हमने किस तरह से इसमें हार्ड डिस्क अटैच करनी है और यूज़ करनी है। ओके। जी, किसी ने हैंड रेज किया था। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। वो सर स्टार्ट की लैब्स में आपने बात की थी कि अगर आपका जो इन्वायरमेंट है ना वो ऑफिस हम्म 365 पे है और आपकी एडी ऑन प्रेम पे है ना, हम्म, तो आपका ये होगा कि जो आपके रिसोर्स है ना लाइक एडी सिंक के थ्रू क्लाउड पे जा रहे हैं, लेकिन हम क्रिएट जो है ना ऑन प्रेम पे कर रहे हैं। तो एक हमारे रिसोर्स का सर एक इशू आ रहा है कि उसका जो मेल है ना, लाइक हमारी डोमेन है @creation.com, लेकिन ठीक अभी है। वो आ रही है ऑन microsoft ullc.com। हम्म मेल एड्रेस आ रहा है उसका, जैसे जैक स्मिथ हम्म, ऑन माइक्रोसॉफ्ट ठीक है, मैं डॉट समझ गया कॉम हूँ। जी। आपकी तो जो इसका कस्टम सर डोमेन है वो वहाँ पे नहीं आ रही है, वो डिफॉल्ट पे जी, लेके जा रहा है आपको। हो जाती है तो वो, आप मेरे से ना सेपरेट पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। जी ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। सर जी उजैर। सर ये वेब आईएस को पावरशेल या असेंबली के जरिए कैसे इंस्टॉल करेंगे सर? पावर शेल के साथ कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपल सी एक जी कमांड है वेब उसकी, वो रन करनी है, यस सर। वर्चुअल मशीन, और इसमें वेब आईएस बेस है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सिंपल कमांड दी हुई है, ये आपने एक कमांड रन करनी होती है पावर शेल में जाके, इंस्टॉल विंडोज फीचर हाइफन नेम ये वेब सर्वर हाइफन इंक्लूड मैनेजमेंट टूल्स। सिंपल ये यस सर। कमांड रन करेंगे, वो आपसे पूछेगा आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, वाई प्रेस करें, हिट एंटर करें, तो वो आपको इंस्टॉल करके दे देगा। सर ये कमांड पावरशेल का है ना? जी जी, पावर शेल पावरशेल। की कमांड है। ये जो मैंने कमांड हाईलाइट की, सिर्फ सिर्फ ये रन करनी है आपने, बस। अच्छा ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं वहां से मुकम्मल काम करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कस्टम पेज बना के दिखाया था आपको, तो नीचे ये दूसरा है स्क्रिप्ट, और इसमें ये आपको बता रहा है, ये आपने सिंपल लाइन रन करनी है, न्यू हाइफन आइटम हाइफन पाथ, और आगे पाथ हमने इसको बता दिया है कहाँ पर है, और फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, ये H1 फॉर हेडर 1 और वेलकम टू iTech नेट्स, और हाइफन फोर्स देना होता है आपने, ठीक है। यस कि फोर्सफुली इसको, इस कमांड को लाजमी रन करें, आपसे कोई प्रॉम्प्ट ना करे, कुछ भी पूछे ना, यस। ठीक है। तो वो आपको इसमें फिर ये कस्टम पेज क्रिएट करके और ये टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले करेगा।